गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारा क्लास में जो लास्ट लेसन है जैव अणुक लेसन नंबर 13 वो चला हुआ है। उसमें 2-3 टॉपिक है। पहला टॉपिक है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, फिर उसके बाद प्रोटीन है और प्रोटीन्स के अंदर ही आपका अमीनो अम्ल आता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आपका पूरा हो गया था। ये लास्ट टॉपिक चला हुआ है आपका, जिसको मैं आपको ऑनलाइन करा रहा हूँ। तो हम सबसे पहले अमीनो अम्ल होते क्या है, इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो अमीनो अम्ल की क्या परिभाषा होती है? वे रासायनिक यौगिक जिनमें एक ही अणु में यानी कि एक ही अणु में NH2 व COH कार्बोक्सिलिक समूह दोनों उपस्थित होते हैं। यानी कि एक ही अणु में क्या होगा आपका, एक ही कोई अणु होगा, उसमें एक NH2 भी होगा, अमीनो समूह भी होगा, और दूसरा क्या होगा आपका कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होगा। वे क्या कहलाते हैं? आपके अमीनो अम्ल कहलाते हैं। इनको जो सामान्य सूत्र होता है वो प्रदर्शित करते हैं R, यानी कि कोई आपका एल्किल समूह होगा या एरिल समूह होगा, और उसमें कार्बन होगा, फिर इस पे उस कार्बन से आपका कार्बोक्सिलिक समूह भी जुड़ा होगा, और दूसरा आपसे क्या जुड़ा होगा, उसमें NH2 समूह अमीनो समूह भी जुड़ा होगा। तो इस प्रकार के यौगिक आपके अमीनो अम्ल कहलाते हैं। R आपको पता ही है, या तो एलिफेटिक यौगिक होगा ये, और या कोई आपका एरोमेटिक समूह होगा। फिर इसके बाद इनके प्रकार आते हैं, यानी कि यदि आपका NH2 समूह अल्फा कार्बन पर जुड़ा हो, अल्फा कार्बन आप सभी को पता है कि जो क्रियात्मक समूह होता है उससे अगला कार्बन जो होता है अल्फा कार्बन होता है, उससे अगला बीटा, फिर गामा। तो यदि आपका जो NH2 समूह है वो अल्फा कार्बन पर जुड़ा हो तो उसे अल्फा अमीनो अम्ल कहते हैं, और यदि NH2 समूह बीटा कार्बन पर जुड़ा हो तो उसे बीटा अमीनो एसिड कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका क्रियात्मक समूह है COH कार्बोक्सिलिक। इससे अगला जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा। तो फिलहाल आपका NH2 किससे जुड़ा हुआ है? अल्फा कार्बन पर, तो इसे क्या बोल लेंगे? अल्फा अमीनो अम्ल। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल देखते हैं, ये आपका क्रियात्मक समूह हो गया, इससे अगला कार्बन आपका अल्फा, फिर बीटा। अब NH2 कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ है? बीटा कार्बन पर, तो इसको क्या बोल लेंगे? बीटा अमीनो एसिड बोल लेंगे। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है अल्फा अमीनो अम्ल का नामकरण, इनकी IUPAC नामकरण कैसे करते हैं इनका। तो ये अमीनो अम्ल प्रतिस्थापित कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। अतः IUPAC पद्धति में NH2 समूह की स्थिति को उस कार्बन परमाणु की संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं जिससे वह जुड़ा होता है। एग्जाम्पल द्वारा आपको समझाता हूँ। ये देखिएगा आपका, यह आपका एक अमीनो अम्ल है, क्योंकि इसमें क्या है, NH2 समूह भी है और कार्बोक्सिलिक समूह भी है। तो जो आपका NH2 समूह है ये अल्फा कार्बन पर जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोल लेंगे? अल्फा अमीनो। ठीक है। और जो इसमें ये आपका एक टोटल कार्बन इसमें कितने? 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन को आप एल्केन के रूप में प्रोपेन बोलते हैं, लेकिन यहाँ क्रियात्मक समूह कौन सा जुड़ा हुआ है? कार्बोक्सिलिक। और कार्बोक्सिलिक में हम क्या करते हैं? एल्केन के अंत में से ई को हटाकर ओइक जोड़ देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोपिनोइक हो जाएगा इसका नाम। तो इसका नाम क्या होगा? अल्फा कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है? अमीनो। तो क्या लिखेंगे? अल्फा अमीनो प्रोपिनोइक एसिड। क्योंकि प्रोपिनोइक क्यों लिखा? क्योंकि टोटल कार्बन कितने? 1 2 3। 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं जब कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा होता है? तो प्रोपिनोइक बोलते हैं। और फिलहाल ये आपका कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ था? अल्फा कार्बन पर अमीनो जुड़ा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं आप कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ है? ये क्रियात्मक समूह है, इससे अगला कार्बन अल्फा, फिर बीटा। तो बीटा कार्बन पर जुड़ा हुआ है, तो क्या बोल लेंगे इसका? बीटा एमिनो। और टोटल कार्बन कितने हैं? 3। 3 को क्या बोलते हैं? प्रोपिनोइक। तो बीटा एमिनो प्रोपिनोइक बोलेंगे इसको। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2। और अल्फा पर क्या जुड़ा हुआ आपका? NH2 एमिनो समूह। तो क्या लिखेंगे इसको? अल्फा 2 कार्बन को एसिटिक यानी कि एथिनोइक एल्केन के रूप में, यानी कि क्या होगा? एथेन होगा। तो एथेन के अंत में से ई को हटाएंगे, ओइक जोड़ देंगे, तो अल्फा अमीनो एसिटिक अम्ल भी कह सकते हैं, एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं, या एथिनोइक भी कह सकते हैं। यह आपका नामकरण है। नामकरण के बाद इसमें जो आता है अमीनो अम्ल का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ द अमीनो एसिड। तो जो अमीनो एसिड होते हैं
वो प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि उदासीन अमीनो अम्ल, अम्लीय अमीनो अम्ल और अक्षारीय अमीनो अम्ल। अब उदासीन क्या होंगे? उदासीन अम्लीय अम्ल में होते हैं जिनमें NH2 समूह और कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या समान होती है, तो वे क्या कहेंगे आपके उदासीन, क्योंकि जो NH2 होता है अमीनो या क्षारीय प्रकृति का होता है और कार्बोक्सिलिक आपका एसिडिक प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। तो ये दोनों आपके, एक अम्लीय होगा तो दूसरा क्षारीय होगा, जिसके कारण ये क्या होगा आपका उदासीन अम्लीय अमीनो एसिड कहलाएगा। उसके बाद आपका दूसरा आता है अम्लीय अमीनो अम्ल। अब वे जिनमें एक अमीनो समूह तथा एक से अधिक कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होते हैं, अम्लीय अमीनो अम्ल कहलाते हैं। यानी कि आपका अमीनो समूह है वो तो एक होगा, लेकिन जो कार्बोक्सिलिक समूह है वो एक से अधिक होंगे। तो क्योंकि यहाँ पर जो COOH कार्बोक्सिलिक होता है ये आपका अम्लीय प्रकृति का होता है। अब इसकी संख्या अधिक है, इसलिए इसको क्या बोल लेंगे? अम्लीय अमीनो अम्ल बोलते हैं। फिर इसके बाद अक्षारीय अमीनो अम्ल, तो इसमें क्या होगा? इसमें NH2 अमीनो समूह की संख्या अधिक होगी और कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या क्या होगी? कम होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक समूह है, लेकिन NH2 समूह कितने आपके? 2 है, इसलिए इसको क्या बोल लेंगे? अक्षारीय अमीनो अम्ल बोलेंगे। क्योंकि जो NH2 होता है, अमीनो होता है, ये प्रोटॉन को ग्रहण करता है और ये प्रोटॉन को देता है, इसलिए अम्लीय प्रकृति का होता है और ये क्या होता है? अक्षारीय प्रकृति का होता है। इसी के साथ आपका जो अमीनो अम्ल है उसका जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हुआ।